दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि रिसेंटली मैंने एक पैनासोनिक का एसी खरीदा था और उसका पूरा रिव्यू मैंने दिया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एसी खरीदने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे एरिया में वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। तो उसी सोच में पड़ गया कि मुझे वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना है कि नहीं है, क्या वो ज़रूरत है, और अगर लेना भी है तो किस टाइप का वोल्टेज स्टेबलाइजर मेरे लिए सही होगा। बहुत सारा रिसर्च किया और फाइनली एक स्टेबलाइजर खरीदने का डिसीजन ले लिया और मैंने ये वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदा था। तो इसका पूरा रिव्यू भी आज कर देंगे आपके सामने, और इसके बारे में और वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में पूरा जानकारी मेरे नॉलेज में जितने हैं मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए। फिलहाल अभी इसको साइड में रखते हैं। पहले बात करते हैं कि आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना है कि नहीं लेना है। कोई सोचता है मेरे पास तो इन्वर्टर एसी है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या जरूरत है, वो तो बिना वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी चल सकता है। कोई समझता है कि नहीं, वोल्टेज स्टेबलाइजर इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो सब में ही लगाना चाहिए। तो फिर आइए समझते हैं कि किस परिस्थिति में आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले बात आता है वोल्टेज का। आपके लोकल एरिया में कितना वोल्टेज है और वो उसका रेंज कितना है। अगर वोल्टेज कम होता है तो कितना कम होता है, और ज़्यादा भी होता है तो कितना ज़्यादा होता है, वो देखना चाहिए। मेनली जो पावर सप्लाई से वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट का होता है। अगर आपका वोल्टेज 200 से 220 के अंदर है तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फ्लैक्चुएट करता है, मतलब कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, 200 से भीतर ही है लेकिन फ्लैक्चुएट करता है, तो भी आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का ज़रूरत है। और अगर 200 से नीचे वोल्टेज आ गया, मतलब मान लीजिए मेरा जो वोल्टेज है, मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ आपको, और अगर वोल्टेज कभी ज़्यादा भी हो गया, अगर हाई वोल्टेज भी है, तो भी आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने की बहुत ज़रूरत है। आपके एरिया में जो पावर सप्लाई है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ऊपर या नीचे होता है तो भी आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में बहुत वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है, मतलब कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड में कम हो गया उसके बाद ही ज़्यादा हो गया, अगर ये समस्या है, मतलब वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का समस्या है, तो भी आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए। अगर ये सब समस्या आपके पावर सप्लाई में है, इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एसी हो आपके पास, वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लीजिए। और हाँ, नॉन इन्वर्टर एसी हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों लेना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोल्टेज का। कुछ एरिया में वोल्टेज लो होता है और कुछ एरिया में वोल्टेज हाई भी हो सकता है। ज़्यादातर एरिया में वोल्टेज वो लो ही होता है, लेकिन हाई भी हो सकता है। देखिए, एसी एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम है और वोल्टेज के वजह से आपका एसी का जो कंप्रेसर है, आपका वो एसी का जो सर्किट बोर्ड है, वो कभी भी खराब हो सकता है। और अगर खराब हो गया तो बहुत महंगा आपको रिपेयर कॉस्ट भी आ सकता है। नॉर्मली अगर एसी का कोई पार्ट्स खराब होता है वो 3000 से 10-15 हजार तक हो सकता है, और अगर एक बार कंप्रेसर खराब हो गया फिर तो बहुत ही खर्चा हो सकता है। तो ये सब भारी नुकसान को अवॉइड करने के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लीजिए। लो वोल्टेज का भी कुछ फैक्टर हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ग्रिड में प्रॉब्लम हो सकता है। जिस ट्रांसफार्मर से आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है। आपके एरिया में हेवी अप्लायंसेस चल रहा है कुछ, उसके वजह से लो वोल्टेज हो सकता है। और सप्लाई कभी कभी क्या करता है, जितना केवीए का आपका ट्रांसफार्मर जरूरत है उससे कम ही वो लोग रखते हैं, तो इसके वजह से लोड बहुत बढ़ जाता है और वोल्टेज कम हो जाता है। एक वोल्टेज स्टेबलाइजर आपका जो एसी है उसका लाइफ स्पैन वो इंक्रीज करता है, क्योंकि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन और फ्रीक्वेंसी का जो इशू है वो प्रोटेक्शन करता है। तो इजीली आपका जो एसी है उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सकता है अगर आपके पास एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर है, और जिसके वजह से आपका बहुत सारा पैसा भी बच सकता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर पावर सर्ज का जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि अगर सडन वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर उसको प्रोटेक्शन करके आपको एसी तक एकदम रेगुलेटेड वोल्टेज देता है या फिर उसको काट अप कर देता है। तो पावर सर्ज से बचने के लिए भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बहुत जरूरी हो जाता है। एसी का सबसे महंगा पार्ट क्या है पता है? कंप्रेसर।
अगर कंप्रेसर खराब हो गया तो आपको बहुत पैसा अपने जेब से निकालना पड़ेगा। अगर वारंटी में है तो फिर तो आप बच जाएंगे, लेकिन ऊपर से झमेला आपका बहुत होगा। सर्विस सेंटर का चक्कर खाते खाते आप, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्योंकि इस गर्मी के सीजन में सर्विस सेंटर में बहुत लोड होता है, तो वो सर्विस देने में आपका डिले कर सकता है। कभी कभी सर्विस सेंटर में कंप्रेसर का स्टॉक भी नहीं होता है, जिससे वो आपको तुरंत चेंज कर दे, ये पॉसिबल नहीं होता है, तो टाइम लगता है ये सब। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बहुत जरूरी हो जाता है। अगर पावर सप्लाई में वोल्टेज का कोई इशू नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का कुछ इशू नहीं होगा, तो आपका जो एसी होगा वो फुल परफॉर्मेंस आपको दे देगा और एनर्जी भी सेव करेगा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने से परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है। दोस्तों, ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये मार्केट में आपको 3 से 4 या 5,000 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप का वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है और वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो कॉस्ट है वो एसी का जो कॉस्ट है उससे कई कम है। तो अगर एसी खराब हो जाता है उससे जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा उससे कई सस्ता एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, आइए अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सा फीचर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में मस्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है वोल्टेज रेगुलेशन का जो रेंज है। नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है वो डिफरेंट टाइप का मिलता है, 170 से 270, 150 से 290, 90 से 300 तक भी मिलता है। मैंने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदा था उसका रेंज था 130 से 280। अब इसका कारण ये है, अभी देखिए मेन पावर का वोल्टेज चेक करेंगे। ये मैंने पावर मीटर लगा के रखा है, तो स्विच को ऑन करते हैं और ये देखिए वोल्टेज 199, 200, 199, 200 ऐसे दिखा रहा है। और ये शाम के टाइम में 180 के करीब हो जाता है। तो एसी को रन करने के लिए स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आता है कैपेसिटी एंड लोड हैंडलिंग। अगर आपका एसी 1.5 टन है तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आपका एसी 2 टन है तो उसके हिसाब से आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदने के टाइम आप जरूर ये चेक कीजिए कि वो कितने टन तक एसी लोड ले सकता है। जब भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदेंगे तो ये ध्यान में रखिए उसमें एक डिजिटल मीटर होना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज क्या है। उसका स्टेटस आप डिस्प्ले देख के ही जान सकते हैं। कम दाम में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर मिलता है उसमें सिर्फ एक इंडिकेटर होता है जो आपको बताता है कि आपका स्टेबलाइजर ऑन है या ऑफ है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदने के टाइम में जिस वोल्टेज स्टेबलाइजर में डिस्प्ले का फीचर है वही वोल्टेज स्टेबलाइजर आप खरीदिए। टाइम डिले फंक्शन क्या करता है, वोल्टेज जब तक स्टेबल ना होता है तब तक वो एसी को पावर नहीं देता है। इनपुट वोल्टेज स्टेबल होने के बाद ही स्टेबलाइजर एसी को पावर देता है। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फीचर है जो कि है हाई एंड लो वोल्टेज कटअप। जैसे मैंने लिया है 130 से 280 वोल्ट का रेंज में, जब मेरा पावर सप्लाई का वोल्टेज 130 से नीचे हो जाएगा वो उसको काट अप कर देगा। और अगर वोल्टेज ज्यादा भी हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, फिर भी वो उसको काट अप कर देगा, ताकि आपका जो डिवाइस है वो जलने से बच जाए। सर्ज प्रोटेक्शन का फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुरंत कोई हाई वोल्टेज आ गया तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अगर स्टेबलाइजर कैपेबल नहीं है, आपका जो एसी है उसका बोर्ड खराब कर सकता है, उसका कंप्रेसर भी खराब कर सकता है। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, कुछ सिचुएशन में ऐसा करना पड़ता है कि एसी को बहुत देर तक रन करना पड़ता है। और अगर वोल्टेज भी कम हो तो फिर क्या होता है, स्टेबलाइजर बहुत हीट हो जाता है। तो जब स्टेबलाइजर बहुत ओवर हीट हो जाए तो उसको बंद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर जब बहुत हीट हो जाता है उसको काट ऑफ कर देता है, और जब तक वो उसका ऑपरेशनल टेम्परेचर में ना आए तब तक उसको ऑन नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और सबसे बड़ा बात है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। जब भी आप कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदते हैं पहले चेक कर लीजिए उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है। जैसे मैंने यूज किया वी गार्ड,
ये भी बहुत एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर है, आप लोग भी कंसीडर कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट में भी सर्च कीजिए, ऑनलाइन भी सर्च कीजिए, कंपनी जो भी हो अगर रेपुटेटेड हो तो ले सकते हैं। ध्यान में रखिए स्टेबलाइजर का जो वाइंडिंग है वो प्योर कॉपर होना चाहिए, क्योंकि कॉपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है और पावर एफिशिएंसी भी है और परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा होता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने से पहले देख लीजिए कि वो उसका वाइंडिंग कॉपर है कि नहीं। तो चलिए अभी मैंने जो स्टेबलाइजर खरीदा था उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए ये स्टेबलाइजर है और इसका ऊपर में देखिए ये वायर दिया गया है, ये एसी इनपुट है। ये जो एसी इनपुट वायर है माउंट करने के लिए स्क्रू भी दिया है। खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर एसी का आउटपुट का ऑप्शन है, यहाँ पर 2 स्क्रू था, मैंने उसको ओपन किया है। इसको खोलने से इसके भीतर एक कनेक्टर है जिसमें 3 वायर डालने का ऑप्शन है, न्यूट्रल, अर्थ एंड लाइन। जो आपके एसी का मेन सप्लाई कनेक्शन है वो यहाँ कनेक्ट होगा। स्टेबलाइजर का पीछे देखिए यहाँ पर स्क्रू में माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है, ये एंड ये। स्टेबलाइजर के साथ ये पेपर दिया है, इस पेपर को आप अपने वॉल में चिपका लीजिए और यहाँ पर एक ड्रिल कर लीजिए और दूसरा यहाँ पर एक ड्रिल कर लीजिए। टेस्टिंग के लिए मैंने इसको एक मेरा पुराना पैनासोनिक का एसी था उसमें इंस्टॉल टेम्पोरेरी किया है। लास्ट 7 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो फीचर मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सब फीचर इसमें अवेलेबल है। ये देखिए मैंने कैसे टेम्पोरेरी इसको यहाँ पर रखा और एसी का जो मेन पावर वायर है मैंने उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस इस स्टेबलाइजर में एक एक्स्ट्रा टॉप लगाया और वायर को एक्सटेंड करके एक सॉकेट में डाल दिया। 2 दिन पहले वोल्टेज 160 हो गया था और ये स्टेबलाइजर उसको स्टेप अप करके 220 तक कर दिया था, मतलब परफॉर्मेंस सही है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर को मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था और इसका प्राइस मुझे 4900 इंक्लूडिंग जीएसटी मिला था। आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हैं। इसका मॉडल है VTI 4130। ये वी-गार्ड कंपनी का है और वी-गार्ड बहुत अच्छा स्टेबलाइजर बनाता है। दोस्तों मैं भी सीख रहा हूँ और मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाइड करने का कोशिश करूँगा। और अगर कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कुछ सजेशन भी हो तो भी कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।